7 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इसका पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को वजीफा प्रदान करने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? कौन सा निजुत मोइना? कहां से? कक्षा 11 से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक की छात्राओं को वजीफा प्रदान करने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। ये कौन सी सरकार? ए असम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या डी तमिलनाडु? तो ये सरकार है वहां कहाँ की? ये सरकार है कहाँ की? ये असम, जिसने निजुत मोइना योजना शुरू की है। किसने? 11 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के छात्राओं के लिए वजीफा प्रदान किया। किसके तहत? मोइना, निजुत मोइना योजना के तहत। असम सरकार ने निजुत मोइना योजना शुरू की जो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वजीफा प्रदान करती है। यह योजना उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए 1000 डिग्री छात्रों के लिए 1250 रुपए, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 रुपए प्रदान करती है। यानी कि उच्च माध्यमिक छात्राओं के लिए 1000 रुपए, डिग्री छात्रों के लिए 1250 रुपए और पीजी छात्रों के लिए 2500 रुपए प्रदान करती है। 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए बजट के साथ यह पहल कक्षा 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक यानी कि स्नातकोत्तर तक महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को समर्थन देने और बढ़ाने के असम के प्रयासों को दर्शाती है। असम सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। प्रश्न 2 देखते हैं। डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने अक्टूबर 2024 में किस राज्य में VSHORADS मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी ओडिशा या डी तमिलनाडु? तो ये है कौन सी सरकार? कहाँ पे ये परीक्षण हुआ था? इसका हुआ था परीक्षण कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे हुआ है इसका परीक्षण? राजस्थान में हुआ है। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग, कहाँ पे? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 3 से 4 अक्टूबर 2024 को चौथी पीढ़ी के VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने मिसाइल के महत्वपूर्ण प्रदर्शन मापदंडों का प्रदर्शन किया। इन मिसाइलों के जिसमें इसके रेंज, ऊंचाई और हिट टू किल क्षमता शामिल है। VSHORADS को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था जो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। प्रश्न 3 देखते हैं। 2024 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर अंडर 18 महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? ए प्रांजल थेलिया, बी जन्नत, सी कोमालिका बारी या डी वैष्णवी पवार? तो ये कौन है? ये किसने जीता? ये वैष्णवी पवार ने 2024 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर्ड अंडर 19 महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक कौन सा जीता? ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। वैष्णवी पवार ने 18 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर्ड अंडर 2024 महिला, उल्टा हो गया क्या? ठीक है, ये उल्टा हो गया है।
वैश्विक पवार ने एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में रिकवर अंडर, ठीक है, 18 महिला टीम स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। ये यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो रजत पदक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, टीम के साथी प्रांजल थोलिया और जन्नत के साथ पवार ने दबाव में असाधारण कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। हर दौर में पहले निशानेबाजी के रूप में उसने टीम की सफलता के लिए टोन सेट किया। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में दक्षिण कोरिया पर सेमीफाइनल शूट ऑफ में रोमांचक जीत भी हासिल शामिल है, जो पवार के नेतृत्व क्षमता और तीरंदाजी कौशल को दर्शाता है। यह पवार ने उभरते करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। यह पवार के उभरते करियर में क्या है? महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न 4 देखते हैं। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? ए बीजिंग, बी जकार्ता, सी नई दिल्ली या डी कुआलालंपुर। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? WHO कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? नई दिल्ली में। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र नई दिल्ली में हुआ, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, कौन है? जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को संबोधित किया। कौन है ये? जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जेपी नड्डा, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पर जोर दिया, जो 120 मिलियन से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और WHO की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र पहल के लिए भारत का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रारंभिक निवारक देखभाल के लिए गैर संचारी रोग यानी कि NCD यानी कि नॉन कॉन्जेक्टिवल डिजीज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत क्लिनिकों और केंद्रों की स्थापना का उल्लेख किया। नड्डा को WHO दक्षिण पूर्व एशिया सत्र के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, जो स्वास्थ्य पहल में भारत की नेतृत्व भूमिका को दर्शाता है। प्रश्न 5 देखते हैं। 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली मालाबार 2024 नौसेना ड्रिल किस शहर में होगी? ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम, डी कोची या सी कोची या डी मुंबई। ये कहाँ पर? मालाबार पूछा है। मालाबार नौसेना ड्रिल किस शहर में हो? शहर का नाम पूछा है। ये मालाबार, ठीक है। तो मालाबार में ये चेन्नई तो आता नहीं है, मालाबार में ये भी नहीं आता। ये तो आयोजन कहाँ पे किया जाएगा इसका? ये इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? इसका विशाखापट्टनम में। कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम में। मालाबार 2024 नौसेना ड्रिल 8 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू होने वाली है। भारत द्वारा आयोजित इस वर्ष के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी शामिल है। किसकी है? मालाबार इसमें भारत तो है ही, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि कौन से कितने देश हैं? 4 देश जो इसमें भाग ले रहे हैं मालाबार युद्धाभ्यास में। अभ्यास विशाखापट्टनम में हार्बर फेज के साथ शुरू होगा और इसके बाद सी फेज 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच सहयोग और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना
जो विशेष अभियानों, सतह युद्ध, वायु युद्ध और पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समन्वित गतिविधियां समुद्री क्षेत्र में स्थिति जन्य जागरूकता में सुधार करने में मदद करेगी। प्रश्न 6 देखने, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 किस तारीख को मनाया जाता है? ए 6 अक्टूबर, बी 15 सितंबर, सी 8 अक्टूबर या डी 12 दिसंबर। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 6 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया गया। इस वर्ष का विषय विशिष्ट रूप से सीपी यानी मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के लिए जागरूकता बढ़ाने और समावेशी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, यह दिन अपनी अनूठी प्रतिभा और क्षमताओं का जश्न बनाते हुए स्थिति वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने का कार्य करता है। DEPWD द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, किसके द्वारा? DEPWD द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य इस संदेश पर प्रकाश डालना है कि विकलांगता किसी व्यक्ति की पहचान को परिभाषित नहीं करती है, समाज को उनकी ताकत और योगदान को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रश्न 7 देखते हैं, वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन किस देश से हैं, जिन्हें उनकी माइक्रो आरएनए, कौन सा ये माइक्रो आरएनए खोज के लिए चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका माइक्रो आरएनए, ठीक है, आरएनए खोज के लिए चिकित्सा 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों किस देश से संबंधित है? ये पूछ रहा है, तो ये दोनों किस देश से संबंधित हैं? तो ये है कहां से? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की अभूतपूर्व खोज के लिए चिकित्सा में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके शोध ने हमारी समझ को काफी उन्नत किया है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कार्य करते हैं। नोबेल पुरस्कार समिति ने उनके अग्रणी कार्य को मान्यता दी, जिसने आणविक जीव विज्ञान और रोग उपचार में अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोल दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का नोबेल पुरस्कार विजेताओं के उत्पादन का एक लंबा इतिहास रहा है और यह पुरस्कार देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों की प्रभावशाली सूची में जोड़ता है। एम्ब्रोस और रूकुन $1.1 मिलियन का पुरस्कार साझा करते हैं। प्रश्न 8, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा शुरू की गई ग्रीन मेघालय पल्स योजना, कौन सा? ग्रीन मेघालय पल्स योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए मेघालय में पर्यटन को बढ़ावा देना, बी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, सी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए, या डी राज्य भर में वन संरक्षण का विस्तार करने के लिए। ये इस ग्रीन मेघालय पल्स योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज्य भर में वन संरक्षण का विस्तार करने के लिए इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये ग्रीन मेघालय पल्स योजना का उद्देश्य वन क्षेत्रों की रक्षा करने वाले गांवों, समुदायों, पुलों या व्यक्तियों को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके वन संरक्षण का विस्तार करना है।
यह पहल वर्ष 2022 में शुरू किए गए राज्य सरकार के पारिस्थितिक तंत्र सेवा कार्यक्रम के लिए भुगतान का हिस्सा है, जो न्यूनतम 30 वर्षों के लिए प्राकृतिक वनों के संरक्षण का समर्थन करता है। कितने वर्षों के लिए? ये 30 वर्षों के लिए। इस योजना ने पहले 3000 से अधिक व्यक्तियों और समुदायों को लाभान्वित किया है और 54,000 हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक वन का संरक्षण किया है। अतिरिक्त 50,000 हेक्टेयर द्वारा वन संरक्षण का विस्तार करके कार्यक्रम अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन को बढ़ावा देता है और मेघालय के लिए एक हरियाली भविष्य में योगदान देता है। प्रश्न 9 देखते हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, जो बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। तो ये किस राज्य में बंजारा बंजारा विरासत संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये राज्य है इसका कौन सा? ये महाराष्ट्र। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय राज्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र के वाशिम, कहाँ पे? ये वाशिम के पहाड़ देवी में, कहाँ पे? वाशिम के पहाड़ देवी में स्थित बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 13 दीर्घाओं के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। यह संग्रहालय समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं संत सेवालाल महाराज और संत राव महाराज का सम्मान करता है। विशेष रूप से संत सेवालाल महाराज का अंतिम विश्राम स्थल या समाधि महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरा देवी में स्थित है, जिसे बंजारा काशी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना? बंजारा काशी के नाम से जाना जाता है। पोहरा देवी में स्थित, जहां पे इनके समाधि स्थल। कहां से? सेवालाल महाराज का। यह पहल भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को प्रकाश डालती है। प्रश्न 10 देखते हैं। वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये पूछा किस तारीख को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ये ए 5 अक्टूबर को, बी 2 अक्टूबर को, सी 10 अक्टूबर को या डी 7 अक्टूबर को। ये कब मनाया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। एक महत्वपूर्ण वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कपास किसानों और कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन कपास उत्पादन के सामाजिक आर्थिक महत्व पर ध्यान देता है, खासकर विकासशील देशों के लिए। भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक के रूप में इस वैश्विक उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्सव टिकाऊ कपास की खेती प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देता है। प्रश्न 11 देते हैं। योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से LIC की किस बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर 7.10% हो गई है? ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कौन सा है जिसका LIC की किस बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर 7.10 हो गई है? ठीक है, तो ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में LIC की हिस्सेदारी 7.10 हो गई है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से प्रत्येक 57.36 पर 25.96 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर दी है। यह रणनीतिक निवेश बैंक की विकास क्षमता में LIC के विश्वास को इंगित करता है और इसका उद्देश्य भविष्य की विस्तार योजनाओं के लिए अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना है। शेयरधारता में वृद्धि 5% से अधिक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का समर्थन करने के लिए LIC की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। यह कदम अन्य होल्डिंग्स में अपने हालिया समायोजन के बीच LIC की समग्र निवेश रणनीति के साथ संरेखित है। प्रश्न 12 देखते हैं, किस कंपनी ने अहमदाबाद में पाइप्ड प्राकृतिक गैस में हरित हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ शुरू होने वाली भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की? ए. रिलायंस इंडस्ट्री, बी. अदानी समूह, सी. एस्सार समूह या डी. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये कौन सा ये है? अडानी समूह, यानी ये अडानी समूह है जिसने अहमदाबाद में पाइप्ड प्राकृतिक गैस में हरित हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ शुरू होने वाली भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। अदानी समूह ने अहमदाबाद में पाइप्ड प्राकृतिक गैस में 2.2 से 2.3% ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण के साथ भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और शुद्ध शून्य लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। एक प्रक्रिया जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है। कौन सा? ये इलेक्ट्रोलिसिस एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करती है? विभाजित करती है। इस मिश्रण हाइड्रोजन को तब घरों में आपूर्ति की जाती है। तब इस मिश्रित हाइड्रोजन को तब घरों में आपूर्ति की जाती है जो भारत में अस्थायी ऊर्जा समाधान और कार्बन में कमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 13 देखते हैं, 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 7 अक्टूबर को, बी. 14 अक्टूबर को, सी. 21 अक्टूबर को या डी. 28 अक्टूबर को। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। क्या? अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जो इस बार क्या 2024 में 7 अक्टूबर को पड़ता है। अक्टूबर का जो भी पहला सोमवार होगा उसी दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार का पड़ा है 7 अक्टूबर को पड़ा, तो 7 अक्टूबर को मनाया गया। यह दिन सभी के लिए सभ्य और सुरक्षित रहने की स्थिति प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। प्रश्न 2024 की थीम है बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। अस्थायी शहरी वातावरण को आकार देने में युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। उन्नीस सौ 50 में अपनी स्थापना के बाद विश्व आवास दिवस ने आवास और शहरी विकास के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग और कार्रवाई को बढ़ावा दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र सभा ने इस पालन के लिए अक्टूबर में पहला सोमवार निर्धारित किया, यानी कि विश्व आवास दिवस है। पर्यावरण आवासीय होता है। 2000 प्रश्न 14 देखते हैं। जेडन ओंग, क्या जेडन ओंग पर 5-1 की जीत के साथ सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब किसने जीता? किसमें? जोर्डन ओंग पर 5-1 की जीत के साथ सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब किसने जीता? ए आदित्य मेहता, बी चौरव कथारी, सी पंकज अडवाणी या डी मनन चंद्रा। ये किसने जीता है? ये सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब ये जीता है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने जेडन ओंग को 5-1 के स्कोर से हराकर सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब जीता। टूर्नामेंट में उन्होंने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के देचावत पुंगजोंग पर 4-3 से करीबी जीत हासिल की। 4-3 से करीबी जीत हासिल की। किस पे? देचावत पुंगजोंग। किसने? क्वार्टर फाइनल में। अडवाणी ने फाइनल में अपना दबदबा दिखाते हुए आखिरी फ्रेम में 74-6 के स्कोर के साथ जीत दर्ज की। यह जीत अडवाणी के शानदार करियर में इजाफा करती है और वह नवंबर 2024 में दोहा में अपने विश्व बिलियर्ड खिताब यानी कि विश्व स्नूकर खिताब की रक्षा करने के लिए तैयार है।